हाँ जी मेरे दोस्तों, तो क्या हाल चाल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपको बता दूं मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो कैसे हैं सभी लोग, एक बार फटाफट से मुझे बता देंगे। सब बढ़िया, सब मस्त मजेदार। केवल इंग्लिश मीडियम में। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना लेक्चर नंबर 2, ठीक है। पर्यावरण लिखा है वह, ठीक है चलिए। तो आज अपना लेक्चर नंबर 2 है जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं पर्यावरण अरे सिर्फ पर्यावरण लिखा है। व्यावसायिक पर्यावरण के आयाम यानी कि डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। आयाम मतलब पता है ना क्या होता है सर? डायमेंशन मतलब होता है कि किन किन क्षेत्रों में फैला है या किसके कितने हाथ हैं, है ना। मोटा मोटा समझो कि इसका कितना डायमेंशन है, इसका कितना बड़ा क्षेत्र है, किन किन चीजों में ये आपको मिलेगा। ठीक है, ये चीज। सॉरी यार, थोड़ा ना दिमाग डिस्टर्ब हो गया अचानक से, ठीक है। चलो कोई ऐसी चीजें खैर क्लास करते पहले। हम्म। तो आयाम मतलब होता है जैसे कि कुछ ऐसी चीजें जो आपके व्यवसाय को प्रभावित करेंगे, ठीक है। मतलब कुछ ऐसी चीजें जो आपके बिजनेस को जो है ना अफेक्ट करेंगे। क्या करेंगे सर? अफेक्ट करेंगे। अफेक्ट मतलब समझते हो? या तो मतलब आपका बिजनेस उससे बढ़ेगा घटेगा करके कुछ ऐसा करके होगा, ठीक है। मतलब समझे मेरी बात को? क्या होगा? या तो आपका बिजनेस बढ़ेगा या तो घटेगा, मतलब समझ रहे हो ना मेरी बात? कि आयाम, ठीक है। आयाम, डन। आयाम का मतलब एनवायरमेंट, कुछ ऐसी चीजें हैं जो मेरे बिजनेस को अफेक्ट करेंगी, प्रभावित करेंगे। डन। आओ ना पढ़ते हैं क्या लिखा है। देखो, बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। ये अभी पढ़ने वाली चीज नहीं है, ठीक है, इसको जाने देते हैं। ये मेन एलिमेंट्स यानी कि ये टोटल आपके मेन एलिमेंट्स, ये आपके जो है ना वो मेन जिसके बारे में पढ़ने वाले हो, ये मेन एलिमेंट्स यानी कि ये 5 ऐसी चीजें हैं जो आपके बिजनेस को अफेक्ट करेंगे, ठीक है। ये 5 हैं, इनके बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे आगे, ठीक है। तो ये 5 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिससे बिजनेस अफेक्ट होगा, ठीक है। जिससे बिजनेस क्या होगा? अफेक्ट होगा, ठीक है। ये 5 आयाम है, ठीक है। गलत पीपीटी बनाया उन्होंने। करके सारे आयाम के बारे में पढ़ना चालू करते हैं। लास्ट में मैं आपको स्टार्टिंग वाली चीज पढ़ाऊंगा, बहुत आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। सबसे पहला आता है आर्थिक वातावरण, ठीक है। यार क्या गलत पीपीटी बनाया उन्होंने भाई। कोई नहीं, आयाम यहाँ पे लिख दिया उन्होंने, ठीक है। है ना। इकोनॉमिक, इकोनॉमिक मतलब, ठीक। ये आपका पहला डायमेंशन है, पहला आयाम। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट यानी कि आर्थिक वातावरण। अब क्या लिखा है? इकोनॉमिक, है ना। इकोनॉमिक, इकोनॉमिक मतलब इकोनॉमी। जहां इकोनॉमिक का अगर बात होता है तो वो पैसों वाली बात होती है, ठीक है। वो पैसों वाली बात होती है, ठीक है। पैसों वाली बात होती है का क्या मतलब है? तो सर वो ना हमेशा पैसे से जुड़ा होगा, समझ रहे हो? मतलब पैसे से जुड़ा होगा, कैसे जुड़ा होगा सर? देखो सीधी बात, अपने देश में लोग कितना कमा रहे हैं, ठीक। अपने देश में कितना पैसा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, अपनी देश की इकोनॉमिक पॉलिसी कैसी है, ठीक है। अपना जीडीपी क्या चलता है, इन्फ्लेशन रेट यानी कि महंगाई कितनी ज्यादा बढ़ रही है, ठीक है। अगर हम पैसा अपने, देखो पैसा कहां रखते हैं? सेविंग्स अकाउंट में रखते हैं, है ना। तो मैं अगर पैसा अपने सेविंग्स अकाउंट में रखता हूं तो मुझे कितना इंटरेस्ट उस पर मिलता है। मैं अगर लोन लेता हूं तो मुझे कितना इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। हमारे देश में टैक्स कितना है, ठीक है। कस्टमर कितना कमा रहा है, ये सारी चीजें, ठीक है। हमें लोन लेने के लिए कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। मतलब जितनी भी चीजें पैसे से जुड़ी होंगी ना, जितनी भी चीजें किससे जुड़ी होंगी? पैसों से जुड़ी होंगी, वो सारी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर में आ जाएंगी। समझो मेरी बात को? मतलब जो भी चीज अगर बोला जाए कि भाई हमारे देश में लोग कितना पैसा बचा रहे हैं, कितना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मतलब कितना पैसा वो सेव कर रहे हैं, कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अपने देश में मनी सप्लाई कैसा है, टैक्स रेट कैसा है, जीडीपी क्या है, इन्फ्लेशन रेट क्या है, इनके बारे में जब भी महंगाई टैक्स इन सब के बारे में बात होगा ना, वैसा बात जिसका संबंध, जिसका रिलेशन पैसा से नजर आ रहा है, वो हमेशा इकोनॉमिक एनवायरमेंट हो जाएगा। समझ रहे हो? बोलो तो यहाँ ये मेरी बात आपको समझ में आई? एक बार मुझे बताओ जल्दी से। वैसी चीज जिसका रिलेशन आपको पैसे से नजर आ रहा है, ठीक है। किससे नजर आ रहा है? पैसे से, ठीक है।
समझ रहे हो? तो वो होगा आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। ये बात मेरी आपको समझ में आई? ये बात मेरी आपको समझ में आई? ठीक है, तो देखो सारी बातें यहां वही लिख रही हैं, आप यहां देखोगे तो सारी बातें वही लिखी है। देखो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट रेफर्स टू ऑल द, ठीक है, क्या है? रेफर्स टू ऑल इकोनॉमिक कंडीशंस एंड फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस बिजनेस एक्टिविटीज। ठीक है, ठीक है, आगे देखो ये किससे जुड़ा है? ये इट इज रिलेटेड टू इनकम, प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट, मनी एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है? इट इंक्लूड्स जीएनपी, यानी कि जीएनपी इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे, नेशनल इनकम में, प्रॉफिट, इन्फ्लेशन रेट यानी कि कितनी महंगाई है, इंटरेस्ट का रेट कि कितना इंटरेस्ट मिल रहा है पैसा सेव करने पे और लोन लेने पे, टैक्स रेट, कंज्यूमर इनकम कि कस्टमर कितना कमाता है, क्रेडिट फैसिलिटीज एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। ठीक है, ये चीज है। ये सारी फैक्टर्स अब ना आपके बिजनेस को अफेक्ट करती हैं, लेकिन तुम पूछोगे कैसे? एक एग्जांपल देता हूं। ठीक है, तुम बोलोगे कि सर यहाँ पे इतनी चीजें लिखी हैं, ये सारी चीजें बिजनेस को अफेक्ट कैसे करेंगी? आखिर आप ये बताओ कैसे? बताता हूं अभी। एक बात मुझे बताओ, अगर महंगाई देश में बढ़ती है तो लोग कम खरीदना चालू करते हैं ना? अगर देश में महंगाई बढ़ती है तो लोग कम खरीदना चालू करते हैं ना? अब देश में अगर देखो महंगाई, जैसे पेट्रोल बढ़ रहा है, चीजें बढ़ रही हैं, पेट्रोल का दाम बढ़ा है, पेट्रोल डीजल का, तो क्या है, लोग पेट्रोल डीजल का कंजम्पशन कम करते हैं, मतलब कि जरूरत वाली जगह पे ही गाड़ी घुमाते हैं, हर जगह गाड़ी लेके नहीं जाते हैं, है कि नहीं? हर जगह लेके जाते हैं क्या? नहीं ना, वो ऐसी जगह पे ही ले जाएंगे, वो ऐसी जगह पे ही गाड़ी को ले जाएंगे, ठीक है, जहां पे, ठीक है, जहां पे जरूरत होगी। तो इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? इससे होगा मेरे भाई, इससे होगा कि देखो अब महंगाई बढ़ रहा है तो कंजम्पशन कम होता है, मतलब लोग खर्चा करना कम कर देते हैं। ठीक है, लोग ना उनकी स्पेंडिंग पावर यानी कि परचेसिंग कैपेसिटी, जो खरीदने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, लोग पहले 100 रुपए खर्च करते थे तो 50 रुपए में ही खर्च करेंगे, समझ रहे हो? तो इससे क्या होगा? अब तुम कम खर्चा करोगे तो बिजनेस भी तो कम कमाएगा। समझ रहे हो बात? कि तुम अगर कम पैसा खर्च करोगे तो बिजनेस के पास भी तो कम पैसा जाएगा, तो बिजनेस को क्या होगा? उसकी कमाई, उसका सेल्स कम हो जाएगा। समझ रहे हो ना? यही होता है, यानी कि इनमें से कुछ भी चीज बढ़ेगा ना, बिजनेस पे इफेक्ट आएगा। ठीक है, ये चीज देखो, ऑल दीज फैक्टर्स डायरेक्टली अफेक्ट द पॉलिसीज, प्रोडक्शन, सेल्स एंड प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। ठीक है, नहीं आपको सारा पॉइंट नहीं लिखना होगा, आपको बस ये लिखना है और मैं बता दूंगा क्या लिखना है। ऑल दीज फैक्टर्स डायरेक्टली अफेक्ट द पॉलिसीज, प्रोडक्शन, सेल्स एंड प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। ठीक है, इफ द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ कंट्री इज गुड, अगर इकोनॉमिक कंडीशन कंट्री की गुड है तो पीपल्स इनकम एंड परचेसिंग पावर इंक्रीजेस। अगर हमारी देश की जो इकोनॉमी की कंडीशन होगी, अब देखो अगर हमारा देश का इकोनॉमिक कंडीशन बढ़िया है, ठीक है, मतलब हम अगर क्या बोलते हैं, हमारे देश में महंगाई कम है, उतनी ज्यादा महंगाई नहीं है मेरे भाई, ठीक है ना? अगर उतनी ज्यादा महंगाई नहीं है तो क्या होगा? लोग ज्यादा खरीदेंगे, महंगाई ज्यादा होगी तो कम कम खरीदेंगे, है ना? तो परचेसिंग पावर मतलब क्या होता है? लोगों की खरीदने की क्षमता, कि वो कितना खरीद रहे हैं। ठीक है, ये चीज। एज अ रिजल्ट डिमांड फॉर गुड्स राइजेस एंड बिजनेस अर्न हायर प्रॉफिट्स। ठीक है, ऑन द अदर हैंड इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक रिसेशन में नेगेटिवली अफेक्ट बिजनेस एक्टिविटीज। ठीक है, ये चीज। तो वही है आर्थिक वातावरण। क्या है आर्थिक वातावरण से आशय उन आर्थिक, ठीक है, क्या है, उन आर्थिक परिस्थिति और घटकों से है जो किसी देश के व्यवसाय में उनकी गतिविधियों को प्रभावित करते हैं। यह देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति को दर्शाता है और व्यवसाय के निर्णयों पर सीधा प्रभाव डालता है। ठीक है, समझ रहे हो ना ये चीज? यह वातावरण मुख्य रूप से धन, आय, उत्पादन, निवेश और सरकार की आर्थिक नीतियों से संबंधित होता है। ठीक, चलिए, देश की आर्थिक स्थिति अच्छी होने पर लोगों की आय और क्रय शक्ति बढ़ती है, जिससे वस्तुओं की मांग बढ़ती है और व्यवसायों को लाभ होता है। इसके विपरीत महंगाई, बेरोजगारी या आर्थिक मंदी व्यवसाय के लिए चुनौतियां पैदा करती हैं। ठीक है, आर्थिक वातावरण में वही चीज, प्रमुख जीएनपी, राष्ट्रीय आय, ये चीज एमसीक्यू में आएगा। ठीक है, अब ये ध्यान रखना, ये एमसीक्यू पूछता है, ये आपको ध्यान रखना होगा, ये आपके लिए एमसीक्यू है। ठीक है, ये बस एमसीक्यू में आता है इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया।
ये एमसीक्यू में पूछेगा कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में ये तीनों चीजें आती हैं, ठीक है। इकोनॉमिक कंडीशन की देश की अर्थव्यवस्था कैसी है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट क्या है, और कैसे इकोनॉमिक सिस्टम। आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, 3 इकोनॉमिक पढ़ी होगी, है ना, मिक्स इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोशलिज्म, पढ़ा होगा ना, 3 तरह के पढ़ा है, जल्दी बताओ। आपने इकोनॉमिक्स से पढ़ा होगा ना, स्टार्टिंग में 3 टाइप की इकोनॉमी होती है आपकी देश की, एक तो मिक्स्ड इकोनॉमी, प्राइवेट इकोनॉमी, और हाँ उसमें से एक ही पॉइंट लिखना था बच्चा, ठीक है। ये आपका एमसीक्यू में आया, चैप्टर में है, ठीक है। तो वही उसी के बारे में बात करता है, ठीक। ये आपका एमसीक्यू में आएगा, देख लेना, वो एमसीक्यू के लिए है, ये भी एमसीक्यू में आएगा। मेन एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट मतलब कि अगर देश का इकोनॉमी का स्ट्रक्चर कैसा है, नेशनल इनकम, ये मैंने बता दिया सारा, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट रेट। एमसीक्यू में पता है ये पॉइंट ज्यादा पूछते हैं, ठीक है। एमसीक्यू के नजर से देखोगे तो ये दे देगा, या फिर आपको एक ये दे देगा, ठीक है, या फिर आपको मनी सप्लाई, ये 3 पॉइंट आपको ज्यादा देता है एमसीक्यू आपको पता करने के लिए, ठीक है। एमसीक्यू में आपको पता करने के लिए ये 3 पॉइंट ज्यादा मिलेगा, ठीक है ना। ये पूरा एमसीक्यू में पूछेगा, ये कोई भी एक पॉइंट दे देगा, बोलेगा पहचानो ये कौन सा है, ठीक है कि नहीं। हाँ, समाजवादी, पूंजीवादी और मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था, सही बोल रहे हो, ठीक है। कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड, जी। एक में होता है कि प्राइवेट चलेगा, एक में सिर्फ गवर्नमेंट चलाएगी, और एक में गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिलकर इकोनॉमी चलाएगी, है ना, दोनों हाथ मिला के, तो वो चीज है, ठीक है। तो ये चीज, ये भी आपको एमसीक्यू पूछेगा, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया कि ये सारी चीजें आती हैं, ये सारी चीजें आती हैं कि देश में लोग कितना बचा रहे हैं, कितना खर्चा कर रहे हैं, ये सारी बातें हैं, ठीक है ना। इस पे कुछ देखो, इसमें समझने वाला नहीं है, ये एमसीक्यू पूछता है, इसलिए मैंने बस आपको दे दिया कि आप इसको एक नजर मार लोगे तो एमसीक्यू आपके लिए इजी हो जाएगा। इसमें ये समझाने लायक नहीं है कुछ, ये समझाने के लिए मैंने तुम्हें दे भी दिया लिख कर, ठीक है, समझ रहे हो। नहीं, एमसीक्यू पूछेगा सिर्फ, इसको एक्सप्लेन नहीं करना होगा, ये ऑलरेडी मैंने तुम्हें डेफिनेशन में ही एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जब पढ़ा है ना, वो ऑलरेडी मैंने तुमको इसमें सारी बातें बता दी, ठीक है। ठीक है, अब आता है दूसरा, सोशल कल्चर एनवायरनमेंट, ठीक है। ठीक है, अब आता है आपका सोशल कल्चर, तो बंद करा इसको, सोशल इकोनॉमी की बोलता है, ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक अथवा सामाजिक, यानी कि सोशल एनवायरनमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब सोशल में देखो क्या होता है, सोशल मतलब समाज के बारे में, तो हर देश का ना अपना रीति रिवाज है कि नहीं। अमेरिका का अपना अलग रीति रिवाज है, इंडिया का अलग है ना, हर हर का अपना अपना कल्चर होता है, वेस्टर्न कल्चर, इंडियन कल्चर, और सब अपने अपने कल्चर को मानते हैं, जाहिर सी बात है, सब अपनी अपनी संस्कृति को मानेगा, है ना। तो उसी तरीके से ना वहां बिजनेस भी चलता है, समझो, समझ रहे हो, उसी तरीके से वहां बिजनेस भी चलता है, ठीक है। अब जैसे अगर अपने इंडिया में क्या है सर, हम लोग इंडियन कल्चर मानते हैं, तो ज्यादा साड़ी, ये सारी चीजें ज्यादा बिकती है ना, साड़ी सूट, है कि नहीं, उन सब का बिजनेस यहाँ पे ज्यादा है। लेकिन क्या साड़ी सूट वगैरह का बिजनेस इंडिया से बाहर में आपको ज्यादा मिलेगा, नहीं मिलेगा, कम मिलेगा, है ना। तो हर किसी का अपना अपना कल्चर होता है, जीने का तरीका होता है, ठीक है, उस हिसाब से वहां का बिजनेस चलता है। अब सर अगर तुम मेरी बात करोगे तो देखो, सोशल कल्चर एनवायरनमेंट इंक्लूड्स ऑल सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस बिजनेस एक्टिविटी, है ना। तो ये सारी वो चीजों को इंक्लूड करता है जो सोशल और कल्चर तरीके से बिजनेस को इन्फ्लुएंस करेगा। मतलब दिवाली आएगी तो गोल्ड का सेल बढ़ता है ना, दिवाली के टाइम पे सोना लोग खरीदते हैं कि नहीं खरीदते हैं, तो उनका सेल्स बढ़ता है। ईद के टाइम पे देखोगे तो तुम क्या बोलते हैं, बहुत सारे गारमेंट्स है ना, इन सब चीजों का, खजूर वगैरह का बिजनेस बढ़ जाता है, अचानक से बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। तो वही चीज है, कल्चर के हिसाब से बहुत जगह बिजनेस अफेक्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे क्रिसमस ईस्टर वगैरह ज्यादा नहीं मनाए जाते हैं, तो उनके लिए ज्यादा चीजें बिकती भी नहीं है, ठीक है। जो बेचने जाएगा देखो ना, वो कोई अगर स्पेशली क्रिसमस या फिर क्रिसमस के लिए दुकान खोल के बैठेगा ना, तो उतना ज्यादा नहीं बिकता, वो 12 मास नहीं बेच पाएगा चीजें यहाँ पे, ठीक है। तो वही है। या फिर तुम ही देखो तो अमेरिका में जितनी चीजें फॉलो होती हैं, वो चीजें अगर वो यहाँ बेचने जाए तो क्या काम बन पाएगा, नहीं ना। तो वही चीज है, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल और देता हूं,
एक एग्जाम्पल और देता हूं, ये आसानी से समझ में आएगा। इंडिया इंडिया में अब देखोगे तो हेल्थ कॉन्शियसनेस लोगों में बहुत ज्यादा बढ़ चुका है सर। मतलब ना, जैसे इंडिया हेल्थ कॉन्शियस बहुत हो गया है, जैसे कि बहुत लोग ना अब बोलते हैं यार हम ऑयली फूड नहीं खाएंगे, हम इतने स्पाइसी फूड नहीं खाएं, चलता नहीं ये चीज। तो अब स्पाइसी और ऑयली ये सब फूड कोई खाना नहीं चाहते हैं, ठीक है। उसके वजह से देखो तो उनका बिजनेस कितना हद तक लो हो चुका है, ठीक है। कोई अब लोग तुमको एनर्जी ड्रिंक के नाम पे 10 वाला स्टिंग बेचते हैं और तुम भी पी करके एकदम पूरा मौज में कह रहे भाई एनर्जी ड्रिंक पी ली, स्टिंग बहुत अच्छा लग रहा है। भाई 10 रुपए में तुमको कौन एनर्जी ड्रिंक दे देगा? कौन देगा? सोचो, कोई बिजनेस क्या पागल है कि 10 रुपए में तुमको एनर्जी ड्रिंक देगा? उसमें पूरा पूरा शुगर मिला होता है, शुगर, कलर, यही चीजें मिली होती हैं, उसमें कुछ भी एनर्जी लायक नहीं होता है जो तुमको पी के लगता है ना स्टिंग पी के एनर्जी आ गया या रेड बुल में, ठीक है, नहीं होता भाई। उतने सस्ते में एनर्जी के लिए तुमको कुछ मिल ही नहीं सकता चीनी के अलावा उसमें, ठीक है। तो वही चीज है, अब लोग यहाँ पे इतना हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं कि वो ऑयली फूड्स वगैरह खाना छोड़ दिया, ठीक है। उसके वजह से क्या हुआ, वो ऑर्गेनिक फूड यानी कि साग सब्जियां इन चीजों पे ज्यादा शिफ्ट हो गए। ऑर्गेनिक मतलब जो नेचुरली उगाई जाती हैं, ठीक है, वो इन पे शिफ्ट हो गए। लोग योगा करने लगे, जिम जाने लगे, स्पोर्ट्स करने लगे। इससे क्या हो गया, स्पोर्ट्स करने, योगा करने, जिम करने, इनसे इन सब का बिजनेस बढ़ा अचानक से। हाँ सर बढ़ा, तो हमारा समाज ही ऐसा हो गया कि ये वाले बिजनेस पे इफेक्ट पड़ गया, समझे? यही चीज कहना चाह रहा है। देखो ठीक है, इट कंसिस्ट सोशल कल्चर एनवायरमेंट इंक्लूड्स ऑल सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस बिजनेस एक्टिविटीज। इट कंसिस्ट ऑफ पीपल्स ट्रेडिशंस, कस्टम्स, रिलीजन, लाइफस्टाइल, एजुकेशन, ठीक है, बिहेवियर, प्रेफरेंसेस एंड वैल्यूज। एवरी सोसाइटी हैज इट्स ओन बिलीव्स एंड नॉर्म्स, ठीक है। हर सोसाइटी का अपना भरोसा और नॉर्म होता है विच गाइड हाउ पीपल शुड बिहेव, ठीक है। एंड बिजनेस मस्ट डिजाइन देयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अकॉर्डिंग टू दिस कल्चरल एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। विथ टाइम, समय के साथ, सोशल वैल्यूज, नीड्स एंड लाइफ स्टाइल कीप चेंजिंग, यानी कि समय के साथ लाइफ स्टाइल जीने का तरीका लोगों का बदलता है ना। Therefore, it is very important for business to understand these changes. If a business ignores them, it may face losses in the market. ठीक है, तो वही चीज बोल रहा है कि समय के साथ लोगों का जीने का, रहन सहन का तरीका बदल जाता है, ठीक है। पहले लोग इतना हेल्थ कॉन्शियस नहीं थे, लोग घर का खाना, देसी खाना पसंद करते थे, जो मिला खा लिया। लेकिन अब लोग हेल्थ कॉन्शियस है। लोग देखोगे पनीर के जगह टोफू खाते हैं, है ना। फिर उसके बाद एवोकैडो जो बोलो, ठीक है, एवोकैडो विथ ब्राउन ब्रेड, ठीक है, एवोकैडो टोस्ट। तो अलग अलग चीजें खाते हैं भाई, क्या करते हैं, अलग अलग चीजें खाते हैं, ठीक है, समझे? हमारे क्या चाह रहे हैं मेरे कस्टमर, तो वही है। अब अगर सोचो कि बिजनेस मैन अगर इतना ध्यान नहीं देगा कि मेरे कस्टमर क्या चाह रहे हैं, मेरे कस्टमर को क्या चाहिए, तो वो उनकी जरूरत के उल्टा प्रोडक्ट, अगर तुमको देखो जरूरत शर्ट एम साइज की शर्ट की नीड है, कोई तुमको एक्सेल शर्ट दे दे जो तुम्हारे साइज से 2 गुना बड़ा हो, तुम क्या लोगे? तुम अगले बार से उसके दुकान पे जाना छोड़ दोगे कि मेरी जरूरत के हिसाब से सामान नहीं देता, कुछ भी उलट पटांग चीज दे देता है ना। तो इसीलिए ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि बिजनेस, उस बिजनेस के कस्टमर को चाहिए क्या, उस पर नजर बना के रखोगे तभी तुम अपने कस्टमर को प्रोडक्ट बेच पाओगे और तुमको लॉस नहीं होगा, ठीक है। चलिए समझे, तो वही है। देखो सामाजिक सांस्कृतिक अथवा सामाजिक वातावरण, तो सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण में क्या है, समाज के वे सभी सामाजिक एवं सांस्कृतिक घटक शामिल होते हैं जो व्यवसाय को प्रभावित करते हैं, ठीक है। इसमें लोगों की परंपराएं, रीति रिवाज, धर्म, जीवन शैली, शिक्षा, व्यवहार, पसंद एवं मान्यताएं शामिल होती है, ठीक है। प्रत्येक समाज के अपने मूल्य और नियम होते हैं जिनके अनुसार लोगों से व्यवहार की अपेक्षा की जाती है। इसीलिए व्यवसायों को भी समाज की संस्कृति के अनुसार अपने उत्पाद एवं सेवाएं तैयार करनी पड़ती है, ठीक है। तो समाज के हिसाब से ही तो चीजें बिकती है ना, है कि नहीं। जो सोसाइटी को चाहिए बिजनेस वही तैयार करके देता है, ठीक है, क्योंकि अगर उसको जो चाहिए ही नहीं और जबरदस्ती वो अपने हिसाब से बेचने का प्रयास करेगा तो वो कभी बेच ही नहीं पाएगा, ठीक है। ये चीज है। समय के साथ लोगों की सोच, जरूरतें और जीवन शैली बदलती रहती है, इसीलिए व्यवसाय के लिए इन परिवर्तनों को समझना जरूरी होता है क्योंकि इन्हें नजरअंदाज करने पर व्यवसाय को नुकसान हो सकता है, ठीक है।
तो वही है एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल एनवायरनमेंट, ये अगेन एमसीक्यू वाला पॉइंट है कि क्या क्या आता है इसमें, ठीक है। अब इसमें क्या क्या आता है, देखो इंडिया में बर्थ और डेथ रेट कि कितने लोग बन रहे हैं, कितने मतलब कितने लोगों का जन्म हो रहा, कितने का मरण हो रहा, ठीक है। फैमिली कंपोजिशन, फैमिली कंपोजिशन मतलब कि आप होता है ना एक चलता है कि भाई 2 बच्चे होने चाहिए, 2 से ज्यादा पॉपुलेशन वाली बात आ जाती है। कौन कितना एजुकेशन और लिटरेसी रेट कि कौन कितना पढ़ा हुआ है, ये सारी चीजें देखी जाती हैं कि सोसाइटी हमारी है कैसी। बेसिकली ये सोसाइटी को स्ट्रक्चर करता है, किसको, सोसाइटी को बनाने पे ध्यान देता है, पकड़ेगा कि हमारी सोसाइटी कैसी है, उसको क्या चाहिए, है ना। अगर सोसाइटी देखो, अगर सोसाइटी बहुत हाई फाई है तो तुम उसको लो ग्रेड का प्रोडक्ट नहीं बेच पाओगे ना, उसको अच्छा प्रोडक्ट ही चाहिए होगा। अगर सोसाइटी उतनी हाई फाई नहीं है तो तुम उसको हाई फाई प्रोडक्ट भी नहीं बेच पाओगे, उसको वैसा ही प्रोडक्ट चाहिए होगा जिस लायक है। समझ रहे हो। अब तुम मुझे एक बात बताओ, मैं तुमको एक एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है। अगर तुम गांव में जा करके, एकदम एकदम भयंकर गांव, ठीक है, एकदम भयंकर, देखो बुराई नहीं कर रहा, जस्ट एक एग्जाम्पल बता रहा। अगर तुम एकदम भयंकर वाले गांव में जा करके अभी एक मॉल खोल दो, मॉल नहीं चल पाएगा ज्यादा दिन, मैं सच बता रहा, मॉल नहीं चल पाएगा। तुम जूडियो वगैरह जैसे मॉल जाके एक दुकान में खोल दोगे ना, बहुत ज्यादा नहीं चलेगा, कुछ समय तक बहुत भीड़ भाड़ होगा उसमें कुछ, और तुरंत फिर वो भीड़ कम हो जाएगी, क्योंकि नया नया खुलेगा, लोगों को होगा है क्या इसमें देखने का, ये देखने का, ठीक है। जैसे जैसे पुराना होगा उनको ना उनका प्रोडक्ट ही पसंद नहीं आएगा, क्योंकि जूडियो में चीजें हल्की सी महंगी होती हैं, एकदम हल्की सी, बहुत ज्यादा महंगी नहीं लेकिन हल्की सी होती हैं, ठीक है। और हर जगह का अपना अपना टेस्ट होता है, ठीक है। जैसा सामान जूडियो में मिलता है वैसा सामान गांव के लोग नहीं पहनना या यूज करना पसंद करते हैं, समझ रहे हो। या उन्होंने बहुत बार तो बहुत लोगों को पता भी नहीं है कि वैसा कुछ होता हो, अब बूढ़े बुजुर्ग को क्या ही पता होगा, ठीक है। तो वो लोकल दुकान से लेना ज्यादा प्रेफर करते हो, उनको तो बहुत बार प्रोडक्ट भी नकली लगने लग जाए कि नकली है असली है ही नहीं, है कि नहीं। तो वही है कि हमारा सोसाइटी स्ट्रक्चर कैसे किया हुआ है, जैसा सोसाइटी उस हिसाब से प्रोडक्ट और सर्विसेज देना जरूरी होता है, ठीक है। तो देखोगे तो पीपल एटीट्यूड टुवर्ड इनोवेशन एंड लाइफ स्टाइल अफेक्ट बिजनेस डिसीजन, क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी अफेक्ट डिमांड हेल्थ केयर, ठीक है। कंज्यूमर प्रेफरेंस कि वही कस्टमर को क्या चाहिए वो तो बदलता रहता है। इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन द वर्कफोर्स, बर्थ रेट। देखो एमसीक्यू के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका इस वाले में ये है, ठीक है। एमसीक्यू के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ये है, एक ये ऑप्शन दे देगा, बोलेगा कि पहचानो सोशल एनवायरनमेंट कौन सा है, ठीक है। एक ये दे देगा और एक ये देगा, ये दोनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट माना जाता है, और एक ये वाला, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये 3 एकदम इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए, बाकी ये सारे भी है लेकिन ये 3 पहले है कि इसको पहले पूछता है, ठीक है, ये चीज। तो वही सामाजिक वातावरण के कुछ पहलू ऑलरेडी मैंने बता दिए, तो इसमें आपको ध्यान रखना है जनसंख्या, जन्म और मृत्यु दर और शिक्षा प्रणाली, ठीक है। ये 3 से ज्यादा एमसीक्यू पूछा जाता, बाकी से उतना नहीं। ये तुमको मैं गारंटी दे रहा ना, तुमको यही लाइन एग्जैक्ट मिलेगा, ये लाइन अगर दिख गया तुम सीधे सामाजिक पर टिक लगा देना, ठीक है। यही लाइन मिलेगा तुमको, ठीक है। इसको तो मैंने और एक्सप्लेन करके बताया है, बुक में तो सीधे दे दिया है, ठीक है। चलिए वो खत्म हो गया, एक बार देख लेते हैं, किसी का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जुड़ा हुआ है, करती है ना, पॉलिटिकल सोसाइटी से जुड़ा हुआ, पॉलिटिकल तो पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ, ये पॉलिटिकल तो पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है, ठीक है। जो जैसा नाम है ना वो उससे जुड़ा हुआ है। इकोनॉमिक इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है, सोशल समाज से, सोसाइटी से जुड़ा हुआ, पॉलिटिकल तो पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ है। अब ये है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, है ना। तो देखो सर पॉलिटिकल पार्टी बिजनेस को कैसे अफेक्ट करती है, अरे करती है ना पॉलिटिकल पार्टी। अब देखो अपने देश को चलाने वाला कौन है, सरकार है ना। अपने देश को चलाने वाला कौन है, सरकार है, ठीक है सर। तो कैसे, नोटबंदी आया, डिमोनेटाइजेशन जिसको बोलते हैं, उससे भी बिजनेस को बहुत प्रभाव पड़ा था, ठीक है सर। फिर जीएसटी आया, उससे भी बिजनेस को बहुत दिक्कत आई थी। तो ये डिसीजन किसने लिया था, सरकार ने, है ना। ये डिसीजन किसने लिया था, सरकार ने लिया था, ठीक है। आओ दिखाता हूं तुमको, एक डेटा दिखाता हूं रियल लाइफ पर, मतलब तुमको ना इंटरैक्ट करवाता हूं, ठीक है। अब बोलो सरकार किसका सेंटिमेंट लेड टू इमीडिएट आर ऑल्सो पार्ट ऑफ इट, झेलना पड़ेगा बिजनेस को। ये तो तुमको नोटबंदी दिखा रहा हूं, जीएसटी के बाद तो और बुरी हालत हुई थी, ठीक है। हाँ बाद में बहुत अच्छा संभला, लेकिन स्टार्टिंग में तो कोई तैयार नहीं होता है ना, तो हालत खराब हो जाती है बिजनेस की, ठीक है। तो वही हुआ।
आई होप आपको समझ में आएगा, बिल्कुल रियल टच दिया तुमको मैंने, ठीक है। तो पॉलिटिकल एनवायरमेंट इंक्लूड्स ऑल पॉलिटिकल फैक्टर्स दैट अफेक्ट बिजनेस सच एज, ज्यादा सेल्स में गिरावट, देखो लिखा चार्ट कहीं नहीं दिखेगा क्या? यहाँ तो दिखाना चाहिए। चार्ट से तुमको समझाता हूँ, मजा आ जाता है ना, बहुत मजा आता। चार्ट से दिखता ना, नहीं चार्ट नहीं खुलेगा। चार्ट नहीं खुलेगा क्या कहीं? चार्ट नहीं आ रहा है, बंद कर दिए गए थे, ठीक है। डिमोनेटाइजेशन में क्या होता पता है ना, 1000 के और 500 के पुराने नोट्स बंद कर दिए गए थे, ठीक है। चार्ट्स का चार्ट्स 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 चार्ट्स, देखो ये देखो कि हाउ डिमोनेटाइजेशन अफेक्ट्स इंडिया, ठीक है। देखो सबसे पहले तो करेंसी सर्कुलेशन सीधा यहां से यहां ड्रॉप हो गया है ना, कि 5 नोट्स जो मार्केट में घूम रहे थे 500 1000 के, वो सीधा यहां से कहा नीचे गिर गए, ठीक है। अनबैंक सेंट, ये तुमको नहीं समझ में आएगा, ये तुमको अभी वो समझाने का फायदा ही नहीं जो तुमको आए ना समझ। चार्ट मिल नहीं रहा यार, ऐसे तो बहुत 1% कितनी बड़ी बात है, आधे से भी ज्यादा एंड वीके है, चेक कर सकते हो, ठीक। रेस्ट्रिक्टेड, क्या करें, कोई तैयार नहीं होता है ना, तो सिस्टम ऑफ है, तो पॉलिटिकल एंड जाती है बिजनेस की, ठीक है। तो वही हुआ। आई होप आपको समझ में आएगा, बिल्कुल रियल टच दिया तुमको मैंने, ठीक है। तो पॉलिटिकल एनवायरमेंट इंक्लूड्स ऑल पॉलिटिकल फैक्टर्स दैट अफेक्ट बिजनेस सच एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, पॉलिसीज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड द वर्किंग सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज लाइक इंडस्ट्रियल पॉलिसी, फॉरेन कैपिटल पॉलिसी, टेक्नोलॉजी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी एंड इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ इट, ठीक है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी क्या होता है सर? इंपोर्ट जब हम अपने देश में बाहर से सामान मंगवाते हैं ना, जैसे हम दूसरे देश से सामान खरीद रहे हैं तो इंपोर्ट, अगर हम दूसरे देश में सामान बेच रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, है ना। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी भी होती है गवर्नमेंट की। आप आरबीआई के वेबसाइट पे जाओगे ना, आपको दिख जाएगा, ठीक है। आप कैसे चेक कर सकते हो, तो आप आरबीआई के वेबसाइट पे जो है चेक कर सकते हो, ठीक है। वही बात यहाँ पे देना पड़ेगा, और भेजेंगे तो इनिशियल डेटा, तो कोई भी डेटा आप आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। तो इंडियन में इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी मतलब हम कितना माल भेजते हैं, हम कितना मंगवाते हैं, ठीक है। क्योंकि मंगवाएंगे तो पैसा हमको देना पड़ेगा, भेजेंगे तो हमें पैसे मिलेंगे, तो इससे इकोनॉमी का भी तो करेंसी का डिसाइड होता है। अगर हम बहुत ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर हम बाहर से ज्यादा सामान मंगवा रहे हैं, तो भाई हमें पेमेंट तो देना पड़ेगा, और पेमेंट ऑल ओवर इंडिया में डॉलर एक्सेप्ट करता है, ऑल ओवर इंडिया डॉलर को एक्सेप्ट करता है, क्योंकि डॉलर का डोमिनेंस है, समझ रहे हो, इसीलिए। तो वही बात यहां पे कहा जा रहा है, द गवर्नमेंट बोल रहा है, द गवर्नमेंट रेगुलेट्स बिजनेस थ्रू वेरियस लॉज। अब गवर्नमेंट बिजनेस को चलाती है बहुत सारे कानून से, है ना, सच एज प्रोडक्ट स्टैंडर्ड, पैकेजिंग रूल्स एंड क्वालिटी कंट्रोल। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉज आर स्ट्रिक्टली एनफोर्स्ड, सम प्रोडक्ट्स आर restricted or banned such as गुटखा, अल्कोहल एडवर्टाइजिंग एंड मैंडेटरी हेल्थ वर्किंग्स, जो भी। तो देखो गवर्नमेंट ही तो करती ना भाई, कि भाई हम इन चीजों पे, हालांकि गुटखा वगैरह पे तो बैन नहीं लगा है, ये वहां से इतने खतरनाक है कि भाई गुटखा गुटखा नहीं बंद करेंगे, गुटखा के पैकेट को चेंज करेंगे, वो हार्मफुल है, लेकिन गुटखा हार्मफुल नहीं है। गुटखा कहां से हार्मफुल हो गया? गुटखा का पैकेट हार्मफुल है, गुटखा थोड़ी कुछ करता है, गुटखा कुछ बढ़िया है, खाओ तुम, बस गुटखा का पैकेट अच्छा नहीं होता, ये चीज है ना। तो इनका ये कहना, भाई हम पैकेट चेंज कर देंगे, ठीक है। बिजनेस ओनर्स एंड मैनेजर्स पे क्लोज अटेंशन टू द पॉलिटिकल environment because government decisions directly affect business cost, operation and profit, ठीक है। तो गवर्नमेंट के डिसीजन जो है डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, तो क्या लिख रहा है बाबू, राजनीतिक वातावरण में वे सभी राजनीतिक घटक शामिल होते हैं जो व्यवसाय को
प्रभावित करते हैं, जैसे देश का संविधान, राजनीतिक दलों की नीतियां और सरकार की कार्यप्रणाली। ठीक है, कार्यप्रणाली मतलब सरकार काम कैसे करती है। सरकार द्वारा बनाई गई औद्योगिक नीति, विदेशी पूंजी नीति, प्रौद्योगिक नीति, राजकोषीय नीति और आयात निर्यात नीति भी इसका हिस्सा होती है। ठीक है, सरकार व्यवसाय को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न कानून बनाती है, जैसे उत्पाद मानक, पैकेजिंग नियम और गुणवत्ता नियंत्रण। पर्यावरण संरक्षण से जुड़े नियमों को भी सख्ती से लागू किया जाता है। कुछ उत्पादों पर प्रतिबंध भी लगाया जाता है, जैसे गुटखा पर प्रतिबंध, शराब के विज्ञापन पर रोक और सिगरेट पैक पर स्वास्थ्य चेतावनी। है ना, तो चेतावनी ही देते हो भैया, उसी पे रोक लगा दो, चेतावनी क्यों दे रहे हो, है कि नहीं। व्यवसाय और प्रबंधक राजनीतिक वातावरण पर ध्यान देते हैं, क्योंकि सरकारी निर्णय व्यवसाय की लागत, संचालन और लाभ को सीधे अब तुम सरकार की बात नहीं मानोगे, सरकार क्या करेगी, तुमको फिर डंडा करना चालू कर देगी। तो भाई ये लोग बहुत ध्यान देते हैं कि सरकार का डिसीजन क्या रह रहा है। ठीक है, देखिए अभी एमसीक्यू वाला पॉइंट है, ये फिर वही करेगा, इसमें आपको एक भी पॉइंट दे देगा, बोलेगा कौन सा है इसमें, आप पहचानिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इकोनॉमी ज्यादा पूछता है। ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम पूछ लेगा, और इसमें से क्या पूछेगा, हाँ एक ये 3 पॉइंट फेवरेट हैं जिनसे एमसीक्यू बनाता है। ठीक है, कि देश का संविधान कैसा है, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है। देखो एक क्या होता है ना, कि अगर देश में पॉलिटिकल पार्टी मजबूत है तो बिजनेस भी अच्छा ग्रो करता है। अगर देश की पॉलिटिकल पार्टी मजबूत नहीं है तो बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। ठीक है, वो चीज है। तो वही बोलेगा राजनीतिक वातावरण के कुछ पहलू, वो इन चीजों पर ध्यान देता है, देश का संविधान, राजनीतिक प्रणाली, ठीक है, व्यवसाय और अर्थव्यवस्था का राजनीतिकरण। ठीक है, इन चीजों पे। ठीक है, चलिए अब आई होप आपको वहां तक समझ में आएगा। एक बार डाउट्स देखते हैं, कुछ है नहीं ना, चलता है हमारे, भूल गया दिमाग में, हाँ वही शायद 18 इंडियन कोड, हाँ हाँ 1982। ठीक है, एक है आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ICA 1872। ठीक है, फिर एक है आपका सोगा, चलिए अब आता है लीगल, है ना, ये चौथा है लीगल एनवायरनमेंट। अब लीगल मतलब कानून की बात कर रहा है मेरे भाई, किसकी बात कर रहा है, कानून। ठीक है, लीगल मतलब कानून की बात कर रहा है, वैधानिक वातावरण, समझ रहे हो मेरी बात को। ओके सर, अब आपको पता है कि हमारे बिजनेस में, हमारे देश में ना बिजनेस कानून के अंतर्गत अब चलता है। अब क्या, पहले भी हमारा पूरा देश ही कानून से चलता है। ठीक है, हर देश अपने अपने कानून से चलता है। हमारे बिजनेस को चलाने के लिए भी बहुत सारे कानून होते हैं। ठीक है, तुम जब CA फाउंडेशन करोगे ना तो तुमको उसमें बहुत सारे लॉज पढ़ने होंगे, उसमें एक सब्जेक्ट आता है बिजनेस लॉ। ठीक है, तो हमारे देश में बिजनेस करने के लिए बहुत सारे कानून बनाए हुए हैं। ठीक है, जैसे एक है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1932 है शायद, वही है, भूल गया दिमाग में, हाँ वही है शायद 18 इंडियन कोड, हाँ हाँ 1932। ठीक है, एक है आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ICA 1872। ठीक है, फिर एक है आपका सोगा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, नहीं पार्टनरशिप है 1932। हाँ ठीक है, तो बहुत सारे कानून हैं जिससे वो बिजनेस चलता है। मतलब अब सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पता है क्या है, एक देखो आपको मैं वो कानून दिखा देता हूँ, रुक जाओ। देखो जैसे आपको नजर आ रहा है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ये तो आप पार्टनरशिप में पढ़े होंगे। ठीक है, कंपनीज एक्ट, मतलब ये जो दो कानून है ना, ये दोनों कानून आपके बिजनेस को चलाने में मदद करेगी। ये होता है कि बिजनेस में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको कहता है ना, वादा किया है बेटा तो निभाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट आपको कहता है कि वादा किया है तो निभाना पड़ेगा, आधे में वादा छोड़ नहीं सकते हो। मतलब सर अगर आपने बिजनेस के टाइम पे कोई एग्रीमेंट, कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया है तो वो आपको पूरा करना पड़ेगा, मुकर नहीं सकते हो। अगर मुकरे तो कानून आपको डंडा करेगी, सीधी बात। ठीक है, तो बिजनेस के टाइम पे तो कॉन्ट्रैक्ट बनते ही हैं, और अगर कोई उस बात से मुकरेगा तो भाई उसको कानून डंडा करेंगे, मतलब तुम कानून का सहारा ले सकते हो। फिर आता है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। सर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट क्या होता है, मान लो आपने कहीं से फोन खरीदा, आपको फोन उसने बेचा। ठीक है, बोला कि भाई ये लो iPhone 17 है, गलती से निकल गया वो माइक्रोमैक्स।
तो तुम यहाँ पे केस कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है ना, कि भाई दिखाया कुछ बेचा कुछ, या फिर मेरे साथ ये वाला फ्रॉड हो गया, समझ रहे हो। तो सेल्स मतलब क्या है कि गुड्स, सेल्स ऑफ नाम ही है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, यानी कि जब गुड्स का सेल करते हैं उस समय कौन सा कानून लगता है। तो ये सब कानून बनाए गए हैं कि बिजनेस में धोखाधड़ी ना हो, फ्रॉड ना हो, ठीक है। तो कुछ लीगल चीजें हैं जिससे बिजनेस स्मूथली चले, आराम से चले। तो लीगल एनवायरमेंट क्या करते हैं, लीगल एनवायरमेंट इंक्लूड्स ऑल लॉज, देखो वही लिख रहा है, ठीक है। लीगल एनवायरमेंट इंक्लूड्स ऑल लॉज एंड रेगुलेशंस मेड बाय द पार्लियामेंट, ठीक है, मेड बाय द पार्लियामेंट। इट वर्क्स एज अ कोड ऑफ कंडक्ट दैट सेट्स लीगल बाउंड्रीज फॉर बिजनेस एक्टिविटीज, ठीक है। Business people cannot ignore the legal environment because all business transaction must be done within the legal framework। सीधी बात है, आप कानून को क्या नजरअंदाज कर दोगे, अब कानून को नजरअंदाज करोगे, कानून आपको नजरअंदाज करेंगे फिर, है ना, वही है। तो देखो, लीगल एनवायरमेंट कंट्रोल्स बिजनेस थ्रू रूल्स एंड रेगुलेशंस, बट इट ऑल्सो क्रिएट अपॉर्चुनिटीज सच एज इंक्रीज्ड मार्केट ट्रस्ट ड्यू टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ। अब आपका इसी सब्जेक्ट में जो है, ठीक है, आपको क्या मिलेगा, एक चैप्टर मिलेगा, लास्ट चैप्टर कंज्यूमर प्रोटेक्शन, है ना, उपभोक्ता संरक्षण आपका अंतिम चैप्टर है, जहां पे आपको इसी कानून के बारे में पढ़ना है। ये कानून होता है ना कि अगर कस्टमर को प्रोटेक्शन कैसे दिया जाए, क्योंकि कस्टमर तो भोला भाला प्राणी है अपने समाज का, उसके साथ धोखाधड़ी होता है, तो उसको हम बचा कैसे सकते हैं, है ना, कस्टमर के फायदे के लिए, कि कस्टमर को फायदा, कि कस्टमर के साथ धोखाधड़ी ना हो, उसके साथ चीटिंग ना हो, उसके लिए वो कानून बनाया है। तो इन कानून के जरिए जो होता है, ठीक है, इन कानून के जरिए, एक मिनट रुकना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉल था, मजबूरन उठाना पड़ा, ठीक है। चलिए, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा मेरी बात शायद से। तो क्या है, वैधानिक वातावरण में वे सभी कानून और विधियां शामिल होती हैं जो संसद द्वारा पारित की जाती हैं। पारित मतलब जो पास करा जाता है ना, जो कानून वो लोग बनाते हैं संसद में। यह एक प्रकार का आचरण संहिता है जो व्यवसाय की गतिविधियों के लिए कानूनी सीमाएं निर्धारित करता है। मतलब ये सीधे बताता है कि भाई देखो, ये कानून का दायरा है, आप इसका उल्लंघन नहीं कर सकते हो। अब सीधी बात है ना, कानून को उल्लंघन करके कौन काम करेगा, तुम ये बताओ, तुम अगर कानून को हाथ में लोगे, कानून तुमको छोड़ेगी नहीं छोड़ेगी। तो कानून का उल्लंघन करके तो तुम काम कर ही नहीं सकते हो, तो वही चीज है, ठीक है। व्यवसायी वैधानिक वातावरण को नजरअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें अपने सभी व्यवसायिक लेन देन कानून के ढांचे के भीतर ही करने होते हैं, ठीक है। वैधानिक वातावरण व्यवसाय पर नियंत्रण और नियमों के माध्यम से दबाव डालता है, ठीक है, लेकिन कई बार यह व्यवसाय के लिए अवसर भी प्रदान करता है, जैसे उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा से बाजार में विश्वास बढ़ाना। वही बात कि आप जैसे इसमें अंतिम चैप्टर पढ़ोगे ना, उपभोक्ता संरक्षण, तो उसमें आपको यही सिखाया जाएगा, यही पढ़ाया जाएगा कि कैसे आप उपभोक्ता को सुरक्षित रख सकते हो मार्केट के धोखाधड़ी से, ठीक है, कि अगर उपभोक्ता के साथ फ्रॉड हो जाता है तो वो क्या कर सकते हैं, उनके बचाव के लिए क्या क्या चीजें हैं। तो जब उपभोक्ता को पता लगता है कि नहीं नहीं, मेरे लिए भी सोचा जा रहा है, मेरे लिए भी कानून है, कि भाई अगर मेरे साथ कल को गलत होता है तो मेरे लिए कोई तो खड़ा है, तो उनका ट्रस्ट बनता है कि चलो अब हम सामान खरीदेंगे, कुछ गलत होगा तो हम केस कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं है कि मेरे साथ गलत हो तो हम कहां जाएं, ठीक है, ये नहीं रहेगा सीन, ठीक है। अब यही फिर एमसीक्यू वाली पॉइंट है पूरी, लाइसेंसिंग, ये आपसे मेनली पूछेगा, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट और इंपॉर्टेंट ये पूछता है, ठीक है, और दूसरा लॉज दैट रेगुलेट एंड कंट्रोल एडवर्टीजमेंट, ठीक है। तो वैधानिक वातावरण के कुछ पहलू, लाइसेंसिंग और विदेशी व्यापार से संबंधित वैधानिक नीतियां, ठीक है, ये सारे एमसीक्यू में आपसे पूछेगा बेसिकली, ठीक है। अरे आजा भाई, क्यों उदास है, चलिए लास्ट पॉइंट है। लास्ट पॉइंट देखने के पहले जो हम लोग एक बार डाउट्स देख लेते हैं। सारे नेशंस में, ठीक है, हैं जो एक देश से सर्विसेज कहां से बिकेंगे, नहीं होंगी ना, तो वो तो करेगा ही करेगा। जब मैं एमसीक्यू कराऊंगा ना तो आपको पता लग जाएगा। एमएनसी क्या होता है, एमएनसी वो कंपनियां होती हैं जो एक देश से ज्यादा देशों में होती हैं, मतलब इंडिया में तो है ही और बाहरी देशों में भी मिलेंगी, मल्टीनेशनल कंपनी है ना, जो एक नेशन में नहीं बहुत सारे नेशंस में, ठीक है। लास्ट पॉइंट, ठीक है। अब देखो, टेक्नोलॉजिकल
एनवायरमेंट यानी कि प्रौद्योगिकी या तकनीकी वातावरण। टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट का मतलब क्या होता है? तो ये टेक्नोलॉजी पे बात करता है, ठीक है। किस पे बात करता है बाबू? टेक्नोलॉजी पे, ठीक है। अब जैसे अपने देश क्या चल रहा है ना, पहले 2G 3G 4G 5G, कैसे टेक्नोलॉजी का बदलाव होता है, ठीक है। तो वैसे ही बिजनेस में भी तो मशीन्स होती हैं, कंप्यूटर्स होते हैं। अब ज्यादा अच्छी मशीन, जितनी ज्यादा महंगी मशीन, वो ज्यादा प्रोडक्शन करके देगी, वो ज्यादा आउटपुट देगी। जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी वाली चीजें आप अपने बिजनेस में कैटर करके जमा करके रखोगे, वो आपके बिजनेस को उतने अच्छे तरीके से चलाने में मदद करेंगी ना। तो वही बोल रहा है कि जितना ज्यादा टेक्नोलॉजिकल आपका एनवायरमेंट, मतलब जितनी तेजी से टेक्नोलॉजी, अब देखो अगर टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी बदलेगी, ठीक है, कि तुरंत नया टेक्नोलॉजी आ रहा है, तो बिजनेस को हर बार खर्चा भी तो करना पड़ेगा सर। मतलब एग्जांपल देता हूं, ठीक है, कि जैसे हर बार नई टेक्नोलॉजी की मशीन आ रही है, ठीक है, तो बिजनेस को अगर मान लो वो पुरानी टेक्नोलॉजी की मशीन यूज करेगा, तो पुरानी टेक्नोलॉजी से वो कितना ज्यादा ही प्रोडक्शन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि पुरानी टेक्नोलॉजी में कुछ ना कुछ कमी है, तभी तो नई वाली आई, तभी ना। और नई वाली जब भी आएगी, वो कुछ ना कुछ नए फीचर्स के साथ, नए अपग्रेड के साथ आएगी, जिससे वो काम को और स्मूथ और जल्दी करेगी, ठीक है। तो जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी में फ्रीक्वेंट चेंजेस होंगे, उतना ज्यादा बिजनेस को उस टेक्नोलॉजी के पीछे पैसा लगाना होगा, खरीदना पड़ेगा नई टेक्नोलॉजी, है ना। अब अगर वो नहीं खरीदेगा तो वो दूसरे बिजनेस से पीछे रह जाएगा, क्योंकि दूसरे बिजनेस नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अच्छा प्रोडक्ट, ज्यादा प्रोडक्ट बना के उससे आगे निकल जाएंगे। तो टेक्नोलॉजी भी एक बहुत बड़ा कारण होता है, ठीक है। तो वही है, देखो टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट साफ साफ बोल रहा है इंक्लूड्स द यूज ऑफ न्यू मशीन्स, टूल्स, ठीक है, एंड techniques to improve the quality of products and changes in production processes. It is related to methods, tools and equipments used in producing goods and services. Business owners must continuously monitor technological चेंजेस, यानी कि साहब बोल रहा है जो बिजनेस का मालिक हो, मॉनिटर मतलब नजर रखना, वो कंटिन्यूसली नजर रखे उस टेक्नोलॉजी वाली चेंजेस पे, सो दैट दे कैन अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी टू मेक प्रोडक्शन मोर एफिशिएंट, फास्टर ऑफ एंड बेटर क्वालिटी, ठीक है। टुडे, आज के समय में लार्ज कॉर्पोरेट हाउसेस आर इन्वेस्टिंग हेवीली इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D, टू प्रोवाइड बेटर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू कस्टमर, ठीक है। देखो वही है कि प्रौद्योगिकी, तुमको समझाता हूं और अच्छा एग्जांपल से, ठीक है। प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी वातावरण में उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार के लिए नए उपकरणों, मशीनों और तकनीकों के उपयोग तथा उत्पादन की प्रक्रियाओं में किए गए बदलाव शामिल होते हैं। यह वातावरण वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के तरीकों, प्रक्रियाओं, औजारों और उपकरणों से संबंधित होते हैं। व्यवसाय के लिए तकनीकी परिवर्तनों पर लगातार ध्यान देना आवश्यक होता है, ताकि वे नई तकनीकों को अपनाकर उत्पादन को अधिक प्रभावी, तेज और गुणवत्तापूर्ण बना सके। आज बड़े कॉरपोरेट घराने अनुसंधान और विकास, R&D पर भारी निवेश कर रहे हैं, ताकि ग्राहकों को बेहतर उत्पाद और सेवाएं प्रदान की जा सकें, ठीक है। अब टेक्नोलॉजी के बारे में वही है बस कि नया कंप्यूटर बना दो, ठीक है, नए कंप्यूटर, ज्यादा IT बढ़िया होना चाहिए, न्यू इनोवेशन, ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये बेसिकली यही चीज पूछेगा आपसे, ठीक है। पूरा टेक्नोलॉजी पे है कि आपका कंप्यूटर कितना तेज है, आप कितने अच्छे से अपने टेक्नोलॉजी को हैंडल कर पा रहे हो, ठीक है, वही पूछता है, ज्यादा नहीं इसमें पूछेगा। इस पे क्वेश्चन ही नहीं बनता है ना ज्यादा, मेन बात, ठीक है। ये पूरा आपका MCQ पॉइंट है। मतलब ये सारे, अब तुमको एक एग्जांपल से समझाता हूं कि टेक्नोलॉजी आपके बिजनेस को बेहतर कैसे बनाएगी, ठीक है। अब जैसे तुमको मैं इकोसिस्टम बताता हूं, इकोसिस्टम होता है, ये बेसिकली आपको मिलेगा सैमसंग और एप्पल में, ठीक है। सर ये मेरे पास क्या है, आईफोन है, ठीक है, ये ना एक पजल के तरह काम करता है। सर कैसे? अब ये मेरे पास आईफोन है, ये मेरे पास एयरपोर्ट्स है, ठीक है, एप्पल का, तुम देखना, तुमको दिखाता हूं, ठीक है। देखो मेरा फोन खुला, ठीक है, जैसे ही खुलेगा ना इस पे एनिमेशन आएगा, आया, आ गया ना एनिमेशन, दिख रहा होगा, देखो ये खुलते साथ कनेक्ट हो गया है, खुला कनेक्ट हो गया, ये कनेक्टेड है, मतलब देखो सेकंड भी नहीं लेता है, ठीक है, सेकंड भी नहीं लेता है। ये तो तुमको इस पे नजर आ रहा है, पता है। अब मान लो मेरे पास आईपैड होता ना और ये उससे कनेक्टेड होता, तो ये फोन पे भी चलता, उससे भी, दोनों से एक बार में कनेक्ट हो जाता। सर अगर मैकबुक होता तो भी कनेक्ट हो जाता, मैं जिधर जो बजाऊं मुझे उधर वो सुनाई देता। अगर मैं फोन बंद करके आईपैड का गाना बजाता, मुझे आईपैड वाली साउंड सुनाई देती। अगर मैं आईपैड बंद करके मैकबुक पे गाना बजाता, मुझे मैकबुक की साउंड आती, ठीक है। ये होता है इकोसिस्टम।
सर और तुमको बताता हूं, ठीक है सर, अगर मेरे पास एप्पल का सारा प्रोडक्ट है, आईपैड है, मैकबुक है, आईफोन है, एयरपॉड्स है, सारा कुछ है, ठीक है, तुमको पता है 5 GB 6 GB का फाइल सेकंड्स में ट्रांसफर हो जाता है। अगर आपके पास एप्पल के सारे प्रोडक्ट होंगे ना, चाहे फाइल कितनी भी बड़ी हो, चंद सेकंड में ट्रांसफर हो जाएगा, फोन से उसमें पहुंच गया तुरंत, बिल्कुल टाइम नहीं लगता, बिल्कुल टाइम नहीं लगता, ठीक है, ये होता है इकोसिस्टम। सर अब एप्पल ने ये जानबूझ के बनाया है कि अगर कस्टमर मेरा प्रोडक्ट खरीदे तो वो, अब देखो इतनी बड़ी फाइल है, नॉर्मल एंड्रॉइड में टाइम लगेगा, 2 3 4 मिनट तो लग ही जाएंगे, लेकिन एप्पल में विद इन सेकेंड्स चला जाता है। तो कस्टमर इतना आरामदायक चीज को छोड़ के जाएगा ही नहीं ना। और जो बिजनेस करने वाला व्यक्ति, कभी देखते हो वो एप्पल क्यों रखता है, एप्पल के सारे प्रोडक्ट क्यों रखता है, इसीलिए रखता है कि भाई उसको इकोसिस्टम मिलता है, उसका काम इतना खटाखट खटाखट तेजी से होता है ना कि वो उसको पसंद आता है कि अगर वो स्पीड में धीमा रहेगा तो उसका कितना नुकसान हो सकता है, इसीलिए वो लोग सेम प्रोडक्ट रखते हैं, इकोसिस्टम का फायदा उठाते हैं, ठीक है, ये चीज चलता है। तो वही है कि अगर आप अपनी टेक्नोलॉजी बेहतर बनाओगे तो आपका बिजनेस को ही फायदे मिलेगा और किसी को नहीं मिलेंगे, ठीक है। अभी तुम जैसे हमारे साथ पढ़ रहे हो, तुमको हर बैच में नए नए फीचर्स मिलते हैं, क्यों, हम टेक्नोलॉजी बेहतर बना रहे हैं, समझ रहे हो, यही चीज होता है, ठीक है। सर कॉरपोरेट मतलब कंपनी, और नॉन कॉरपोरेट मतलब जो कंपनी नहीं होती है। R&D मतलब कि कितना रिसर्च और डेवलपमेंट, अब इस फोन को बनाने के लिए कितना रिसर्च लगेगा कि इस फोन में क्या क्या चीजें डालनी है और इसमें क्या क्या डेवलपमेंट की, जो पहले वाले वर्जन में नहीं था, इसमें क्या क्या हमने डेवलप किया है, ये होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये अगले टॉपिक में, ठीक है। तो अब देखो, अब पूरा बात आपको स्टार्टिंग वाला कनेक्ट कर जाएगा आसानी से कि क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट। ये तो पता ही है आपको कि बिजनेस एनवायरनमेंट, ये आपको लिखना नहीं है, ठीक है ना, कि बिजनेस एनवायरनमेंट सारे एक्सटर्नल फैक्टर रखता है दैट अफेक्ट वर्किंग एंड डिसीजन मेकिंग ऑफ अ बिजनेस, ठीक है, कि इसमें सारे फैक्टर्स होते हैं जो बिजनेस को अफेक्ट करेंगे। एक बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए हर बिजनेस को जो है बिजनेस एनवायरनमेंट पे नजर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, और उसके हिसाब से अपने आप में बदलाव करना होगा, ये उसके डायमेंशंस है, ठीक है। और फिर वही बात लास्ट कि अगर आपको अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाना है तो इन इन्वायरमेंट पे नजर रखिए और उसके हिसाब से बदलाव करके उसको चलाइए, ठीक है। वही है यहां भी कि व्यवसायिक वातावरण में सभी बाहरी घटक शामिल होते हैं जो व्यवसाय की कार्य प्रणाली एवं निर्णयों को प्रभावित करते हैं। व्यवसाय को सफल बनाने के लिए प्रत्येक उपक्रम को इन वातावरणीय घटकों को समझना एवं उनके अनुसार स्वयं को ढालना आवश्यक होता है, ठीक है। वो 5 आयाम को आप उन पे नजर रखिए और उनके हिसाब से अपने व्यवसाय में बदलाव करके अपने व्यवसाय को चलाइए, तभी आप अपने व्यवसाय को चला भी पाएंगे, ठीक है, ये चीज। चलिए, तो अब जो आई होप आपको पूरी चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। तो आज के क्लास को मैं करता हूं यहां पर एंड, ठीक है। आज के क्लास को